देखो बच्चों, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कई बार डायनेमिक्स मतलब न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अभी तक है कि अभी तक तो हमने ईएमआई में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें रॉड को पकड़ करके ले जा रहे थे, मतलब v की कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे थे। और ये भी पता है, नहीं पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए जितना मैग्नेटिक फोर्स पीछे लग रहा था एग्जैक्टली उतना ही फोर्स हमको अपनी ओर से आगे की ओर सप्लाई करना पड़ रहा था, तभी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रॉड को पकड़ करके नहीं ले जाते हैं, बल्कि रॉड को v नॉट की वेलोसिटी दे करके किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी ये पूछता है ना। तो चलो इसका भी कॉमन क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि रेल की पटरियों के टाइप से दो ऐसे फिक्स रॉड्स हैं ना। तो रेल की पटरियों के टाइप से दो ऐसे फिक्स रॉड्स हैं और बीच में ऐसी कोई मूवेबल रॉड लगा दी है जो बिना फ्रिक्शन के आगे पीछे स्लाइड कर सकती है ना। और वही उनको दे रखा है कि जो मूवेबल रॉड है उसका मास m और लेंथ l है। और साथ में हमको ये भी दे रखा है कि दो फिक्स रॉड है, जो मूवेबल रॉड है वो हाईली कंडक्टिंग है, मतलब इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। अब देखो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इधर R का रेजिस्टर भी लगा दिया है। अब देखो पूरे सिस्टम पर क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है, जो यूनिफॉर्म भी और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उसमें रॉड को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे थे, लेकिन इस बार हम रॉड को पकड़ करके नहीं ले जा रहे ना। इस बार रॉड को पकड़ करके नहीं ले जा रहे, बल्कि इस बार ऐसा करते हैं कि रॉड को t इक्वल टू 0 पर v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी देकर के बस अब रॉड को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। तो अब इस रॉड की वेलोसिटी टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगी वो हमको देखना है। कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है ना। कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है, बताओ इस बार रॉड को पकड़ करके नहीं ले जा रहे, बल्कि v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी देकर के किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है ना। तो बताओ इस बार रॉड पर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके कारण अब रॉड की वेलोसिटी घटेगी। हमको पता है कि जो अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स है वो बिल्कुल काफी हद तक विस्कस फोर्स के टाइप से होता है। तो तुम बताओ कि वेलोसिटी लेकर छोड़ दिया, बताओ अब इस पर जो अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी और लंबे टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगी। कोई महा स्मार्ट पर्सन हो तो इसके बेसिस पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी बना सकता है। बताओ शुरू में वेलोसिटी v नॉट, फिर रॉड पर जो अपोजिंग डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो विस्कस फोर्स के टाइप से है, तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी और लंबे टाइम के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो एक बार t इक्वल 0 पर रॉड को v नॉट की वेलोसिटी दे करके किस्मत के भरोसे छोड़ दिया ना। तो बस रॉड की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी इसको थोड़ा सा डिटेल में मैथमेटिकली, है ना, रॉड की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी इसको हम डिटेल मैथमेटिकली करते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स से काफी सारे फोर्स लगेंगे, है ना भाई। तो रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स जैसे काफी सारे फोर्स लगेंगे, तो उसके कारण मान लेते हैं कि रॉड की वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है ना। तो मान लेते हैं कि रॉड की वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, फिर से बोला इसको v नॉट की वेलोसिटी देकर छोड़ दिया, तो हमको पता है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स और ऐसे काफी सारे फोर्स लगेंगे ना, तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज करेगी। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है और मान लेते हैं कि किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई। बस सबसे पहले इस इंस्टेंट पर रॉड में इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे, तो हमको पता है इस इंस्टेंट पर रॉड की वेलोसिटी v है, तो इस इंस्टेंट पर इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, सिंपली v भी है। और डायरेक्शन 10 बार देख चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी आगे की ओर है, तो पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। और बताओ
पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो ये रॉड ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का लगाए, मतलब ये रॉड इस टाइप की बैटरी के टाइप से काम करेगी। और बताओ इस इंस्टेंट पर इस रॉड की वेलोसिटी v है, तो इस इंस्टेंट पर इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, vbn है ना। अब तुम बताओ कि बताओ ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया और इधर से सर्किट भी कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगी। हमको पता है कि बैटरी इधर से चार्जेस को धक्का देती है ना, ये बोल सकते हैं कि ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया और इधर से सर्किट भी कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगी। और हमको पता है कि करंट कितनी फ्लो होगी, इस रास्ते का ईएमएफ अपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस बताओ इस इंस्टेंट पर इस रास्ते का ईएमएफ कितना है, वीबीएल अपन इस पूरे रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस आर, करंट इतनी बहेगी ना। तो हमको पता है ना, तो हमको पता है कि बताओ करंट इससे बहेगी, आर के रेजिस्टर से बहेगी और लास्ट में आई करंट इस रॉड से भी बहेगी, है ना, कि करंट इससे बहेगी, रेजिस्टर से बहेगी और लास्ट में करंट इस मूविंग रॉड से भी बहेगी। तो तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मूविंग रॉड से करंट बहेगी तो इस मूविंग रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और आंखें बंद करके हम बोल सकते हैं कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स अपोजिंग ही होगा। या तुम चाहो तो गधों टाइप से चेक भी कर सकते हो, थप्पड़ रूल लगा सकते हैं। तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट ऊपर की ओर बह रही है तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा। तो बताओ इस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स सीधे आपकी थप्पड़ मारने वाला मतलब पीछे की ओर लगेगा, मतलब अपोजिंग लगेगा। तो हमको पहले से ही पता था ना कि इस रॉड में करंट फ्लो होगी तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और हमको पता है कि इस करंट कैरिंग रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, सिंपली ILV। इसमें करंट I की वैल्यू रख सकते हो ना, करंट I की वैल्यू क्या रखेंगे, VBL/R। तो बस इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इस रॉड पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, B²L²/R × V। बस इस रॉड पर इस इंस्टेंट पर इस रॉड पर अपोजिंग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, B²L²/R × V। तो बस मैग्नेटिक फोर्स आ गया ना, है ना। वो इस इंस्टेंट पर रॉड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो एक सेकंड के लिए भी अटकने की जरूरत नहीं, बस अब भगवान का नाम लेकर के इस रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, है। तो अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स आ गया, बस आंखें बंद करके इस रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। मतलब इस रॉड पर रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो इस रॉड पर रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। तुम बताओ कि इस रॉड पर ओनली मैग्नेटिक फोर्स यही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है। तुम बताओ कि रॉड पर रिजल्टेंट फोर्स के नाम पर केवल मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है और वो कितना है, B²L²/R × V। तो लिख सकते हैं कि इस रॉड पर रिजल्टेंट फोर्स के नाम पर केवल मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना है, B²L²/R × V। और तुम बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसके साइन के साथ माइनस लिखेंगे। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को खोल करके क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस मास को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो मास को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना आएगा, -B²L²/mr × V। ठीक है, इस रॉड का एक्सेलरेशन -B²L²/mr × V, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो सब वेलोसिटी निकालनी है तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार है ना, इस बार रॉड पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज कर रहा है, इसलिए इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, इस बार बेसिक इंटीग्रेशन से ही करेंगे ना। बस वो अपना सदियों पुराना तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। बस सिंपली एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे, ये भी हमको पता है ना। तो ध्यान रखना कि ये भी तुमको 11th में बताया होगा कि एक्सेलरेशन को खोल करके dV/dt भी लिख सकते हैं या फिर v dV/dx भी लिख सकते हैं। लेकिन तुम
तो बताओ कि इस बार हमको सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में लाना है, इसलिए इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके हम dv बाय dt लिखेंगे। अगर सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लाना होता तो एक्सेलरेशन को v dv बाय dx, लेकिन अभी हमको सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में लाना है, इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन सिंपली dv बाय dt। बस आगे की कहानी तुमको पता होगी कि हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन मत भूलना इंटीग्रेशन के पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि v वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में, है ना। तो तुम बताओ कि v को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर कितना आएगा, dv बाय v इक्वल टू dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन mr इंटू dt। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है, तो सिंपली दोनों इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखते हैं। dt है तो t की लिमिट, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, इधर dv है तो v की लिमिट इसके अकॉर्डिंग। तो बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, और किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो v मान लेते हैं। बस इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो मैं यही कर लेता हूँ, तो आराम से बताओ कि dv बाय v है ना, हमको पता है कि होता है dv बाय v का इंटीग्रेशन कितना होता है, log v, और लिमिट v इक्वल टू v नॉट से v इक्वल टू v इक्वल टू इधर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एम आर कॉन्स्टेंट है बाहर, ओनली dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। चलो ये है ना, LHS की भी लिमिट में यही रख देता हूं, इतनी जगह की थोड़ी कमी है। तो तुम बताओ कि इसका इंटीग्रेशन log v था ना, अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो log v माइनस लोअर लिमिट में v की जगह v नॉट रखेंगे तो log v नॉट। और तुम बताओ कि log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b। तो बताओ log v माइनस log v नॉट को क्या लिख सकते हैं, log v बाय v नॉट। तो इतनी चीजें तुमको आती होगी, है ना। चलो अब v निकालना है तो नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे, और ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर। तो तुम बताओ कि नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो LHS में तो क्या बचेगा, v बाय v नॉट इक्वल टू नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर। तो e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी, v नॉट को भी ट्रांसफर करेंगे तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी। बस हम बोल सकते हैं कि इस रॉड की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज करेगी। चलो इसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ भी बना सकते हैं ना। तुम बताओ कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करिए, v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एम आर इंटू टी ना, ग्राफ भी बना सकते हैं। तुम बताओ कि स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल t इक्वल 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। फिर बताओ, है ना, फिर बताओ कि टाइम के साथ साथ e की पावर माइनस टी घटेगा, तो टाइम के साथ साथ e की पावर माइनस टी घटेगा तो इस रॉड की वेलोसिटी भी टाइम के साथ घटेगी, लेकिन एक्सपोनेंशियली घटेगी, मतलब e की पावर माइनस टी के टाइम से घटेगी। और चलो लंबे टाइम के बाद मतलब t टेस्ट टू इनफाइनाइट पर देखते हैं। तो तुम बताओ कि इसमें t टेस्ट है ना, तो बताओ इसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है तो वेलोसिटी भी टेंड्स टू 0, है ना। तो शुरू में वेलोसिटी v नॉट, फिर अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स के कारण वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगी और एक्सपोनेंशियली घटेगी, मतलब e की पावर माइनस टी की टाइम से घटेगी, और लंबे टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, मतलब लंबे टाइम के बाद रॉड ऑलमोस्ट रुक जाएगी। तो बताओ ये चीज तो हमने लॉजिकली सोच ली थी, बाकी मैथमेटिकली भी आ गई। ये जो क्वेश्चन था हमने कर लिया, लेकिन चलो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सुन लेना। तो देखो अभी तो मैं ना, तो अभी तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था, लेकिन कई बार पूछता है कि इस रॉड की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट x के साथ कैसे चेंज करेगी, वो पूछता है। तो उसके लिए भी वही तरीका है, उसके लिए वही तरीका कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे एक्सेलरेशन अपने पास कितना आ गया था, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू वी, इतना आ गया था। अब वही
यहाँ भी वही तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी ना मैंने पहले ही बताया था कि एक्सेलरेशन को खोल करके dv by dt भी लिख सकते हैं और v dv by dx भी लिख सकते हैं। तो तुम बताओ कि ये क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें तो सॉल्यूशन टाइम की फॉर्म में निकालना था, इसलिए उधर तो एक्सेलरेशन को खोल करके dv by dt लिखा था, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमको सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट x की फॉर्म में निकालना है। तो इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके क्या लिखेंगे, सिंपली v dv by dx। आगे सॉल्व कर सकते हो, वही तुम देखते ही बताओ क्यों था। सॉल्व करेंगे तो एक v से एक v कैंसल, बस वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मतलब dx को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो इधर तो dv आ जाएगा और इधर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एम आर इंटू डी एक्स, बस वेरिएबल सेपरेट हो गए, रास्ता साफ है। तो सिंपली दोनों इंटीग्रेशन लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x, बताओ x इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली वेलोसिटी v नॉट और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v। आगे सॉल्व कर लेना, जगह की कमी इससे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बाकी डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी आएगी, v इक्वल टू v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन एम आर इंटू एक्स। तो वेलोसिटी टाइम के साथ तो एक्सपोनेंशियली घटती थी, लेकिन डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटेगी। मतलब अब अगर हमको वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ बनाना हो तो वेलोसिटी x की पावर 1 पे हमको लीनियरली चेंज करिए। तो शुरू में वेलोसिटी v नॉट और वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटेगी, इस टाइप से ग्राफ होगा। तो इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन तुम कर सकते हो।